नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। इससे पहले कि हम खबरों के लेंस से खबरों को देखें, उससे आपको बता दें कि इस समय की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। बड़ी सियासी हलचल वहां पर देखने के लिए मिली है। 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। क्यों हुआ है ऐसा, कौन है ये मंत्री, सारी जानकारी के साथ इस समय मेरे सहयोगी शरद कुमार मेरे साथ सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। रघु शर्मा, गोविंद डोटासरा की इस्तीफे की पेशकश है और हरीश चौधरी ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। शरद, बताएं क्या मायने, क्या वजह? श्वेता, देखिए, कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज था, इसलिए इस तरह की घोषणा अजय माकन जयपुर पहुंचते ही किए हैं। मंत्रियों की तरफ से नहीं की गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं की गई है, बल्कि अजय माकन ने आकर यह बात कही है कि हरीश चौधरी जो राजस्व मंत्री हैं, रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री हैं, इन तीनों ने संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, पंजाब का प्रभारी बनाया गया है हरीश चौधरी को, और गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोपहर में आज जारी हो गया था कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक शादी समारोह में उदयपुर जाना था, रात्रि विश्राम था, उसके बाद कल के दौरे थे, सारे दौरे उनके कैंसिल करके उनको जयपुर बुलाया गया। अजय माकन भी उदयपुर जा रहे थे, विधायक की बेटी की शादी थी। अजय माकन के उदयपुर दौरे को कैंसिल करके जयपुर भेजा गया है और कल सचिन पायलट भी पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है, वहीं से लगातार राजस्थान की सुलह की कोशिश कर रही हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि कल काफी अहम दिन है और कांग्रेस आलाकमान ने जिस तरह से अनाउंस किया है मंत्रियों के इस्तीफे की पेशकश की, निश्चित रूप से अजय माकन को एक कड़ा संदेश लेकर आए हैं, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई थी वो 1.5 साल खत्म होने के बावजूद समझौता नहीं हो पा रहा था। अब पंजाब की तर्ज पे ही प्रभारी ने दखल दी है दमदारी के साथ और माना जा रहा है कि कल कुछ न कुछ राजनीतिक हल यहाँ निकलेगा और मंत्रिमंडल में फेरबदल गठन होगा। सचिन पायलट की गुट के कुछ लोगों को मौका दिया जा सकता है। जी श्वेता, कई दिनों से ये हलचल चल रही थी कि वहां पर मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, कब होगा ये नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बेहद करीब हो सकता है। शरद कुमार, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये पेशकश मंत्रियों की तरफ से नहीं, बल्कि अजय माकन ने कहा है कि उनको ये जानकारी है कि वो संगठन में काम करना चाहते हैं, इसीलिए इन तीनों ने इस्तीफे की पेशकश की है। बहरहाल, अब हम खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। जय जवान जय किसान का वो नारा जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, आज उस नारे का एक नया वर्जन प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन में दिखाई दिया। पीएम मोदी ने जय जवान वाली भावना के साथ सेना को मेड इन इंडिया हथियार सौंपे। देश में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यूएवी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ये शस्त्र भारत के गर्व और आत्मसम्मान की भावना के सूचक है। रानी लक्ष्मीबाई की वो झांसी जिसके कण कण में वीरता है, आज वहां पर आत्मनिर्भर भारत का ध्वज कैसे शान से लहराया, ये जरूर देखिएगा। दूसरी तरफ पीएम ने जय किसान वाली भावना के साथ आज के दिन को किसानों के चेहरे पर खुशी लाने वाला प्रकाश पर्व बना दिया। उन्होंने कृषि कानूनों से उचित दूरी बनाकर किसानों के नजदीक जाने की कोशिश की है। ये किसानों के लिए पीएम मोदी का सुखद सरप्राइज है। पीएम ने खुले मन के साथ तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया और देशवासियों से क्षमा मांगी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि सरकार किसानों को अपनी बात समझाने में असफल रही और उनकी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। उन्होंने अपने इस फैसले को आरोप प्रत्यारोप और दोषारोपण के भाव से मुक्त रखा। अब सवाल ये कि आखिर कृषि कानूनों की मुरीद सरकार का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? इस हृदय परिवर्तन की टाइमिंग क्या इशारे देती है? क्या कृषि कानूनों के नुकसान सरकार को समझ में आ गए? क्या वोटों की एमएसपी पर कृषि कानूनों की वापसी का सीन बना है? और चुनावों से पहले इस कदम को क्या मास्टर स्ट्रोक कहना ठीक है या फिर यह अतिशोक्ति है? इन सारे पहलुओं को हमें डिकोड करना होगा। तो देश ने आज 2 ऐसी घटनाएं देखी जिनका आने वाले भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आज पीएम मोदी ने जय जवान वाली भावना के साथ सेना को मेड इन इंडिया हथियार सौंपे और जय किसान वाली भावना के साथ कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। यानी एक तरफ मेड इन इंडिया के भाव से भरी आत्मनिर्भरता का अमृत, दूसरी तरफ कृषि कानूनों से दूरी बनाकर किसानों को सरप्राइज देकर प्रकाश पर्व मनाने की कोशिश। कृषि कानूनों पर राष्ट्र के नाम संदेश से लेकर झांसी में स्वदेशी हथियारों के हैंडओवर तक, आज सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री मोदी के एक एक एक्शन पर देश का फोकस था। ऐसे में आज एक एक करके पीएम मोदी के जय जवान और जय किसान वाले फैसलों को डिकोड करेंगे। शुरुआत झांसी से करते हैं, जहां आज भारत के स्वदेशी हथियारों ने आत्मनिर्भरता से भरे सुनहरे भविष्य की बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाई।
तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। वो झांसी जिसके कण कण में वीरता है, जहां के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाकर अंग्रेजों को बताया था कि भारतीय वीर और वीरांगनाएं अपनी आन बान और शान के लिए जीवन का बलिदान दे सकते हैं। उसी झांसी को आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्रांतिकारियों की काशी कहा है और भारतीय सेना के वीर रस में आत्मनिर्भरता का अमृत जोड़ा है। मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। पीएम मोदी जब झांसी के किले में पहुंचे तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी यहां पर फ्लैग ऑफ सेरेमनी में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। एनसीसी की 33 महिला कैडेट से भेंट में तलवार लेने के बाद उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को स्वदेशी तकनीक से बने हथियार सौंपे। त्याग, बलिदान, शौर्य और साहस की प्रतीक चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री को मॉडल सौंपते हुए पीएम मोदी झांसी में स्वदेशी तकनीक से बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन और वॉरफेयर सूट सेना को सौंपने आए थे। मॉडल नौसेना अध्यक्ष को भेंट करते हुए आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का संरक्षित किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। एलसीएच को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी। ये बेहद हल्का हेलीकॉप्टर है, इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उड़ान आसान हो जाएगी। ये हेलीकॉप्टर हथियारों से लैस होकर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हमले कर सकता है। इसमें मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं और इसमें लगी बंदूक 110 डिग्री घूमकर हमला कर सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाले युद्ध में ये हेलीकॉप्टर काफी काम आने वाले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि कारगिल के बाद से ही सेना को ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस होने लगी थी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ मल्टी रोड अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके आ जाने से सेना को बड़ा फायदा होगा। ये डेजर्ट्स में काम कर सकता है, रन ऑफ कच्छ में काम कर सकता है और लद्दाख वगैरह और अरुणाचल वगैरह में काम कर सकता है। इसकी आवश्यकता पड़ी जब हमने कारगिल युद्ध के समय देखा कि हमारे पास जो Mi-24 और Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स थे जो रशियन ओरिजिन के थे, वो उसके इंजन में दम नहीं था उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के समय। इसलिए हम दुश्मन के ऊपर उस माफिक हामी नहीं हो सके जिसमें भी एक आवश्यकता थी। ये हेलीकॉप्टर के शामिल हो जाने से हर प्रकार का कार्रवाई हम दुश्मन के खिलाफ कर सकेंगे। पीएम मोदी ने थल सेना को भारतीय स्टार्टअप कंपनियों द्वारा बनाए यूएवी सौंपे। थल सेना को इन सैन्य उपकरणों से निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपा। इसे डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है। ये नौसेना के लिए काफी अहम साबित होगा। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को पकड़ना नवल वॉरफेयर का एक बेहद अहम पहलू है। आज के माहौल में हर ऑपरेशन ईडब्ल्यू इंटेंसिव एनवायरनमेंट में किया जाता है। लड़ाई के समय इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का बड़ा फायदा होगा। ये दुश्मन की कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसके रेडार्स को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट कर सकता है, उसकी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है और डिटेक्शन के बाद में ये काउंटर मेजर्स ले सकता है अपने जहाज को सुरक्षित करने के लिए। स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों से सेना को मजबूती मिलेगी। स्वदेशी तकनीक की वजह से दुश्मन को भी हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा। आज के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने देश को यह जानकारी भी दी कि डीआरडीओ अब भारत में डिफेंस उपकरण बनाने वाली स्टार्टअप कंपनियों की मदद करेगी। डीआरडीओ की उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोगशालाएं पहले से ही मौजूद हैं। अब एक रक्षा प्रौद्योगिकी और
परीक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है और साथ ही डीआरडीओ द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप को भी बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। जिस झांसी की भूमि को रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से पहचाना जाता था, अब आने वाले दिनों में इसे देश की सेनाओं को एक से बढ़कर एक हथियार देने वाले शहर के नाम से जाना जाएगा। अपनी सेनाओं को अपने हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब देश के 90% हथियार भारत में ही बनाए जाएंगे और भारत हथियारों के मामले में विश्व की महाशक्तियों में शामिल होगा। झांसी से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। झांसी में आज दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की उस शक्ति की झलक देखी है जो अब तक गिने चुने विकसित देशों और दुनिया की महाशक्तियों के पास ही दिखाई देती थी। असल में महाशक्ति बनने का रास्ता हथियारों पर गहरे रिसर्च और डेवलपमेंट से होकर जाता है। अगर ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो सबको परास्त कर देने वाले लाजवाब हथियार भी बनाने होंगे। ये किसी भी देश के लिए शक्तिशाली बनने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, रूस दुनिया के सबसे बड़े हथियार विक्रेता हैं। भारत सबसे बड़े खरीदारों में से एक रहा है। इस समीकरण को बदलना ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच है। भारत अब हथियारों पर शोध करने से लेकर उनके निर्माण और डिलीवरी तक की सप्लाई चेन को दुरुस्त करने पर काम कर रहा है। ये भारत का शांतिपूर्ण शक्ति प्रदर्शन है। ये वो हथियार है जिनकी तकनीक और क्षमता के पीछे भारत की आत्मनिर्भर सोच है। ये आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी महाशक्तियां हैं। ये K9 वज्र है। चीन जब लद्दाख में आड़ी तिरछी चालें चल रहा था तब इसकी तैनाती की गई। इसकी तैनाती के बाद चीन की चाल सीधी हो गई थी। दरअसल उसे बस ये पता था कि ये टैंक चारों तरफ घूमकर 40 किलोमीटर दूर के ठिकानों को धूल में मिला सकता है। ये T-19 टैंक भीष्म है, भारत का दूसरा स्वदेशी टैंक। इसकी खासियत ये है कि ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन पर गोले बरसा सकता है। भारतीय सेना को लंबे समय से लंबी दूरी की मार करने वाली तोपों की जरूरत थी। बोफोर्स के बाद ऐसी तोप चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनाई हुई ये धनुष तोप है जिसे भारतीय सेना का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा K9 वज्र तोप जिसे हाल में ही भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो ये इस तरह की तोप हैं जिन्हें मेक इन इंडिया के जरिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स भी पहुंचे थे, जिन्हें आप देश के रक्षा पंक्ति के सबसे नए योद्धा कह सकते हैं। आज पीएम मोदी ने एनसीसी पूर्व छात्र संघ की भी शुरुआत की। कई इलाकों से एनसीसी छात्र और छात्राएं इस प्रदर्शनी में पहुंचे थे। क्या क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पर? क्या नाम है आपका? सर मैंने यहाँ पे T-90 टैंक देखा है और अर्जुन टैंक भी देखा है। और इनकी खास बात यह है कि हमारी इंडिया ही में बना है। और सर यहाँ पे पैरा स्पेशल फोर्स वाले जवानों से भी मिलना हुआ है हमारा। यहाँ पे देख के सर T-90 टैंक्स देखे हैं, T-90 भीष्म देखा है, अर्जुन टैंक देखा है। ये सब इंडिजियस बने हुए हैं। T-90 टैंक के दो वेरिएंट देखे हुए हैं। एक तो देखा हुआ है कि आपने यहाँ पे जो लैंड माइंस होते हैं उनको कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए T-90 दो टाइप का वेरिएंट है, एक T-90 भीष्म और T-90 का इसका अलग वर्जन। तो ये भी देखने को मिला है। LMG देखी है, लाइट मशीन गन्स देखे, MMG देखा है और मीडियम मशीन गन्स भी देखी हैं। और जिप्सी के अलावा जो फोर्स की दूसरी गाड़ियाँ आ गई हैं जो इंडिजिनस आई हैं कि उनने दूसरे को चेंज कर दिया। ये स्पेशल फोर्सेज जो है पैरासेफ, उनको फोर्स की गाड़ियाँ दी है और जिप्सी दी है नॉर्मल का सबको। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है सर कि यहाँ पर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के ही वेपन्स हैं, ऑफिसर्स हैं। और यहाँ पर एयरफोर्स का जिस तरीके से उसको जहाज को चलाया जाता है, सिमुलेटर है अंदर, कंप्यूटराइज्ड है, पूरा बताया जाता है। और पैरा स्पेशल फोर्स जो कि यहाँ पर बेसिकली नहीं होती है, तो वो भी यहाँ पर आए
हुए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। सेना के हथियारों का आज का प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब उन देशों की श्रेणी में है जो अपनी रक्षा खुद अपनी डिफेंस तकनीक और अपने हथियारों से कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते भारत के कदम है। दरअसल भारत दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2011 से 2015 के बीच भारत पूरे विश्व में बनने वाले हथियारों का 14% हिस्सा खरीदता था। लेकिन 2016 से 2020 के बीच ये आंकड़ा गिरकर 9.5% पर आ गया है, जबकि अन्य खरीदार देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई है। और ये आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का शुरुआती ट्रेलर है। भारत अब अपनी रक्षा स्वदेशी हथियारों से करने के मिशन में जुटा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत ने पिछले 2 सालों में अहम उपलब्धियां हासिल की है। पिछले 2 सालों में रक्षा सामानों के एक्सपोर्ट के मामले में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दुनिया भर के हथियार निर्यातक देशों की लिस्ट में भारत 19वें नंबर पर है। विश्व के 42 देशों को भारत रक्षा से जुड़े उपकरण बेचता है। अगर हम देश को एक सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं तो बड़ा लाजमी है कि हम अपने हथियार प्रोडक्शन में कम्प्लीटली आत्मनिर्भर हों। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि हम कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हों जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक है। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि हर प्रकार से हम डिफेंस में आत्मनिर्भर होंगे और जो भी नया इक्विपमेंट बनेगा हिंदुस्तान में वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगा। आप जिन देशों को विश्व की महाशक्ति कहते हैं, उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया हथियार है। इस लिस्ट में अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश हैं। वर्ष 2020 में ही अमेरिका ने दूसरे देशों को हथियार बेचकर 37,700 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी तरह से रूस ने वर्ष 2020 में 23,800 करोड़ रुपए कमाए। फ्रांस ने भी हथियार बेचकर 14,800 करोड़ रुपए कमाए। यानी इन देशों ने हथियार बेचकर अपने देश में बने हथियारों से पैसा जुटाया और इन पैसों की मदद से रक्षा तकनीक विकसित की और अपने देश को और ज्यादा सुरक्षित और सशक्त बनाया। भारत सबसे ज्यादा हथियार भी रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस से खरीदता है। यानी दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश उन देशों से हथियार खरीदता है जो हथियार बनाकर ही विश्व की महाशक्तियां कहलाते हैं। इसलिए महाशक्ति बनने की एक कसौटी हथियारों वाली आत्मनिर्भरता भी है। झांसी में आज जो हुआ वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। मंजीत नेगी, झांसी, आज तक। ये बहुत गर्व की बात है कि आज हम कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी हिंदुस्तान में बना रहे हैं। LCH जिसे सौंपा गया है वायुसेना को। लेकिन हमेशा से ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, हमेशा से इस तरह की तस्वीर नहीं थी। एक समय 1971 के युद्ध में वो भी था जब अगरतला से जो 4 कोर के जवान दाखिल हुए थे ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने 2 दिन में ही अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया और उसके बाद ढाका और उनके बीच में करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी मेघना नदी थी। तब एक ऐसे कमांडर की सोच जिसने सोचा कि Mi-4 हेलीकॉप्टर्स में उन सभी जवानों को, उस पूरी सेना को, हजारों सैनिकों को हमारे दूसरे पार पहुंचाया जाए। और न सिर्फ सैनिक बल्कि टैंकों को भी वो दूसरी ओर लेकर गए। जनरल सगत सिंह और उनके उन वीरों की कहानी आप कल रात 10 बजे वंदे मातरम में देख सकते हैं। इतनी तेज है, मैं चाहूं कि कम से कम मैं पहले टापू तक तो पहुंचूं। तो हमने क्या किया, हम एंट्री किया, पहले पे पहुंचे, फिर एंट्री किया, फिर दूसरे पे पहुंचे। तो करते 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 हमें पूरा दिन लग गया पार करने में। इस तरीके से हमने पार किया। आज के आत्मनिर्भर भारत की नींव में वो शौर्य की तमाम दास्तानें भी हैं। बहरहाल अब हम जय जवान से जय किसान की ओर चलते हैं। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 9 बजे देश को संबोधित करेंगे। उसके बाद हर कोई यह अंदाजा लगाने में जुट गया कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर बोल सकते हैं, उस मुद्दे पर बोल सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने ऐसा ऐलान किया जिसके बारे में कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं रहा था। पीएम मोदी ने आज तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। ये 14 महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की जीत।
ये गाजीपुर बॉर्डर है, ये किसान हैं और यहाँ उनकी पार्टी हो रही है। जिन प्रदर्शन स्थलों पर कल तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती थी, वहाँ किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जहाँ दिन रात कृषि कानूनों के खिलाफ बिगुल बजाया जाता था, वहाँ ढोल बज रहे हैं, भांगड़ा हो रहा है। 14 महीनों से किसान अपनी जिस मांग को लेकर सड़कों पर थे, उनकी वो मुराद पूरी होने का ऐलान खुद पीएम मोदी ने कर दिया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गुरु पर्व के मौके पर देश के किसानों को पीएम मोदी की तरफ से इससे बेहतर बधाई कोई और हो ही नहीं सकती थी। जिन किसानों के चेहरे पर कल तक मायूसी और गुस्सा था, आज उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। आज किसान खुश हैं, इनके चेहरे खिले हुए हैं। तो आइए किसानों से ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ऐलान किया है, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। जो आज प्रधानमंत्री ने तनख्वाह कानून रद्द करने का ऐलान किया, उसका हम स्वागत करते हैं। ये संघर्ष का एक जीत है ये हमारी, कि हम सरकार को घुटनों पे ला पाए। ये लगता है कि बॉर्डर अब खाली करने का वक्त आ गया है। नहीं, बॉर्डर अभी खाली नहीं करेंगे जब तक हमारे दूसरे एमएसपी का, बिजली शोध बिल का, जैसे इन्होंने बताया, जब तक वो नहीं होता, जब तक हम नहीं करेंगे। चाहे पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली, कृषि कानूनों के खिलाफ जहाँ जहाँ किसान सड़कों पर बैठे थे, वहाँ कृषि कानून वापसी की खबर किसानों की जीत की खुशखबरी बनकर पहुंची। कृषि कानून विरोध के लिए बने मंचों पर ही किसानों ने अपनी खुशी का मंचन करना शुरू कर दिया। एक तो गुरु पर्व का मौका, ऊपर से प्रधानमंत्री ने जैसे ही ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून रद्द होंगे, उसके बाद पंजाब का माहौल क्या है, ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। मेरे ठीक पीछे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर पर डीजे बज रहा है और डीजे पर जो सॉन्ग चल रहे हैं, जो गाने चल रहे हैं, ये किसानों के गाने हैं। और ऐसा लग रहा है कि वाहेगुरु ने आज कहीं ना कहीं अपने आशीर्वाद के रूप में उस लंबे संघर्ष पर विराम लगवाया है, जो कि किसान एक लड़ाई के रूप में लड़ रहे थे। तीनों कृषि कानून अब अनंत काल तक के लिए ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। तो क्या आंदोलनकारी किसान भी अब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस अपने घर जाएंगे? पीएम मोदी ने किसानों से वापस लौटने की अपील जरूर की है, लेकिन किसान आंदोलन के ड्राइवर राकेश टिकैत अब भी ब्रेक पर पैर रखने को तैयार नहीं है। वापसी लेने की बात कही है, वापसी होगा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है और उससे पूरे देश के किसानों को फायदा उससे होगा, उसको भी लेकर आए। और भी जो कानून और जो बिल लेकर आ रहे हैं, जो कुछ हाउस में रखे हुए हैं, सीड बिल रखा हुआ है हाउस में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए और सरकार से एक बातचीत का माहौल बने कि इनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट्स करा जाएगा। ये सारी चीजें सरकार बैठ के तय करे। ये नहीं है कि हम चले जाए और 2 महीने बाद ये दूसरे और कुछ चीज लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना शर्त तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पिछले 14 महीनों के दौरान किसान आंदोलन का दायरा कृषि कानूनों से आगे बढ़ चुका है। आंदोलनकारी किसानों की सरकार से इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं। ये स्वागत योग्य उनका निर्णय है, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। स्वागत करते हैं, देश का किसान आज भी संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है देश का किसान? देखिए, संतुष्ट होने का कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम कानून जो हमने बनाए थे वो वापसी लेते हैं। अभी वो संसद सत्र में अभी वो जहाँ पे बने थे वो वहाँ पे कैंसिल होने हैं। दूसरा, हमारा 750 किसान शहीद हो चुके हैं, उसके ऊपर उन्होंने 2 शब्द नहीं बोले हैं। अभी हमारी एमएसपी पे गारंटी की बात है,
और हमारे जो किसान हैं, जो देश और प्रदेश के अंदर जो किसानों पे जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, तो उन पे बात होगी तो हम अपनी खुशी जाहिर तब करेंगे। किसान अपनी जीत का जश्न जरूर मना रहे हैं क्योंकि उनको 1 साल से ज्यादा वक्त तक चली तपस्या का फल मिला है। लेकिन फिलहाल आंदोलनकारी किसान धरना खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं हैं। उन्हें इंतजार है उस दिन का जब संसद में तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं। आज तक ब्यूरो। इन कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन की तस्वीर नजर आती थी वो खासकर उन 2 राज्यों में नजर आती थी जहां पर अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी उत्तर प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश में भी खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां के किसान लामबंद थे, गाजीपुर बॉर्डर पर आकर आंदोलन में भी बैठते थे और समय देखकर फिर अपने खेतों में भी लौटते थे। आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गई और जानने की कोशिश की कि जो किसान है वो इन कृषि कानूनों की वापसी के बाद महसूस कैसा कर रहे हैं और क्या इसी के साथ उनके सारे डिमांड्स अब खत्म हैं। काले कानून वापस ले लो, तेरा हिंदुस्तान, हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान, काले कानून वापस ले लो, दिल्ली के बॉर्डर तीर्थ बन गए तंबू मंदिर, वो अन्नदाता भगवान हमारा बैठा इनके अंदर। यही जो ट्रैक्टर्स जो आंदोलन के लिए जाते थे, यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर उसमें लगे हुए, यही लेकर जाते थे आप लोग ट्रैक्टर्स अपने। ट्रैक्टर से लेकर जाते थे। यही लेकर जाते ये ट्रैक्टर लेके आप यहीं पर जश्न बनेगा इससे। हाँ, यही बनेगा पूरा। और ये हम तो तेल के ढोल भर के धर लेते हैं, पता नहीं कद सूचना आ जा और कद परेशानी आ जा, सारे तैयार रहते हैं हर चीज से कि किसान की ये सरकार के साथ लड़ाई है। किसान अपने अधिकार चाहता है और सरकार अपनी हट धर्मिता चाहती है। आज किसान की जीत हुई है, उसकी शक्ति की जीत है, उसकी एकता की जीत हुई है। गन्ना किसान जश्न कैसे मनाता है? गन्ना किसान अपना गन्ना चूस के गन्ने की मिठाई बनाकर गुड़ से, ये खुशी के पल है। बहुत तब तपस्या का जो आज रिजल्ट मिला, ये सच्चाई असली जीती है किसानों की। कितना अब चेहरों पे मुस्कान दिख रही है। अभी तक शिकन के साथ काम कर रहे थे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर वाले भी खुश हैं कि अब घर ही पे रहेंगे। बच्चा खुश रहेगा। बहुत अच्छी बात करी है इसने, ये किसानों की मांग पूरी होगी। कैसा क्या लग रहा है? विश्वास? बहुत विश्वास है जी हमारे प्रधानमंत्री जी पे, जो उन्होंने कह दिया अब ये जरूर वापस होंगे कानून। कोई मुझे कह रहे थे यहाँ पे कि वो चुनाव की वजह से कर दिया। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, चुनाव की वजह कुछ नहीं है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की और दुर्दशा जो भी इनसे कर दिया, वो अब कर दिया, वो कर दिया। पत्थर की लकीर। चुनाव न थे तो किसान को बहुत संघर्ष और करना पड़ता। ये लॉलीपॉप है, लेकिन हम खुशी इस बात से कि जीत किसान की। चुनाव को देखते हुए करा गया। प्रेशर था। मंजूर है कि नहीं मंजूर है? अभी तो जो बरोड हमारा अभी तो खेत तैयार होगा 2022 में। शब्द लग गया तो प्रधानमंत्री जी किसान के लिए अब झूठ नहीं बोल पाएंगे। की बात तो विश्वास है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे कि वे कह रहे वापस नहीं होने का, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो दबाव में कहा चाहे कुछ कहा, लेकिन उनकी बात तो विश्वास है पूरा। लेकिन लगा कि मन से अब आप लोगों की बात को मान गए। वो ये भी कह रहे थे कि तपस्या हम लोगों ने इतनी लंबी की है, तपस्या की जीत है। बहुत कड़ी तपस्या के बाद हमें फल मिला है इसको। हमें इसलिए अच्छा महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा। कोई एक व्यक्ति लग रहा है जिसका ज्यादा योगदान है या सारे किसानों का? किसानों का योगदान, सब किसानों का। किसान मजदूर भी गए हमारे साथ। ऐसी बात नहीं, हमारे साथ किसान नहीं, हमारे साथ मजदूर भी गए, क्योंकि मजदूर भी तो हमारे साथ ही हैं। व्यापारी भी, किसान भी, मजदूर भी, सबका ये मानना था अगर आज किसान खुशहाल होगा, उसकी मांगे मानी जाएगी, तो मजदूर का भी काम जब भी चलेगा। क्योंकि और व्यापारी भी जब भी एक साथ एक दूसरे के पूरक है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये सच्चाई है। सबका साथ तो सबका विकास जब भी होगा। जब किसान की सुन ली तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो आना ही था और संघर्ष की जीत हुई है, ये किसानों की जीत हुई है। विश्वास है। कोई एजेंडा अपना है, ठीक है जी का तो हमें पता नहीं, वो तो पता होने में बैठे 1 साल से वहाँ, तो उनका बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो वापस आ जाना चाहिए। संसद ने अभी वो करे थे तो संसद वापस तो लेगी जब संसद ने बनाए थे, लेकिन विश्वास करना चाहिए प्रधानमंत्री जी पे। ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री है, भारत देश के प्रधानमंत्री है। विश्वास करना चाहिए, बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना। अब तो और जो मोर्चा निर्णय लेगा
वो उनका अपना निर्णय है, लेकिन किसान खुश है फैसले से। यानी कि आप लोग जो मोर्चा नहीं, लेकिन आप लोग खुद से जाया करते थे, तो आप लोगों को लग रहा है आपका जो ध्येय था, जो लक्ष्य था, वो पूरा हो गया? पूरा होगा जी। हाँ, लक्ष्य पूरा हो गया? जी हाँ, पूरा हो गया मैडम। किसी संगठन की बात नहीं है, ये किसानों की बात है। हम किसी उससे विरोध नहीं था हमारा, ना हमारे टिकैत जी है कोई हुआ है, ना हमारा कुछ हुआ है। भाजपा के समर्थक हैं या नहीं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसान कह रहा है कि भाई मेरे पक्ष में नहीं है, तो उसे देना क्यों चाह रहे हैं आप जबरदस्ती? आपने वापस ले लिया, आप नहीं करे थे तो ठीक है, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था वापस है। किसान संतुष्ट है? संतुष्ट है। आप लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री? विश्वास है। असल में यहाँ पर सब जश्न मनाने के ही इंतजार में है। ढोल बार बार मैं रुकवा देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसी जश्न के साथ हम यहाँ पर तस्वीरों के साथ आपको छोड़ते हैं। मशहूर डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये सिर्फ लेकिन एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, चुनावी राजनीति में इसका बहुत महत्व है। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर खुद को बाजीगर साबित किया। पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। आप इसे 14 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों की बड़ी जीत मान सकते हैं, जो है भी, लेकिन मोदी सरकार के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक है ऐसा, जिसने आने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा डिफ्यूज कर दिया है और चुनाव से पहले बड़ा डैमेज कंट्रोल भी कर लिया है। जाहिर है किसान आंदोलन को भुनाने में लगे विपक्ष के लिए मोदी सरकार का यह दांव एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों पर अपनी हार स्वीकार करके आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी जीत की राह से एक बहुत बड़ा रोड़ा हटाया है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने जैसे ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, किसानों के चेहरे खिल उठे, लेकिन विपक्षी दलों के चेहरे मुरझा गए। उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? किसान इस बार इनका सफाया करेगा और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। किसान माफ नहीं करेगा। ये किसान इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। ये कानून वापस लिए गए हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव हो रहे हैं इसलिए। विपक्ष अब चाहे जो कहे, लेकिन इस बात से इनकार तो कोई नहीं कर सकता कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कृषि कानूनों को वापस लेने की टाइमिंग ही अपने आप में इस फैसले की वजह साफ कर देती है। अगले साल की शुरुआत में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जाहिर है किसानों की नाराजगी मोल लेकर बीजेपी चुनाव में नहीं उतर सकती थी। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। वैसे तो कृषि कानून वापस लेने का फैसला किसान हित में लिया गया फैसला लगता है, लेकिन ये बीजेपी के हित में भी था। बीजेपी के खिलाफ पश्चिम यूपी में खासकर जाट समुदाय में जबरदस्त गुस्सा था, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता था। पंजाब में कृषि कानूनों को ही लेकर बीजेपी और अकाली दल का 2.5 दशकों से लंबा साथ टूट गया था। अब कानूनों को वापस लेने के बाद बीजेपी के सामने पंजाब में अपने लिए पुख्ता जमीन तैयार करने का मौका है। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसानों में जबरदस्त नाराजगी थी। राज्य सरकार में शामिल बीजेपी की सहयोगी जेजेपी भी असहज थी। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके
कृषि कानूनों को वापस लेने का दांव खेलकर मोदी सरकार ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। बीजेपी का डैमेज कंट्रोल तो हुआ ही, 1.5 साल से सरकार को घेरने के लिए बनाई गई विपक्ष की रणनीतियों और चक्रव्यूह का तोड़ भी निकल गया है। एक नवा अध्याय शुरू होने वाला है। इस जित दा श्रेय कोई लैण की कोशिश ही ना करे, क्योंकि ये जित दा सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्याग्रह नूं सच दी राह सी। लख कोशिश की बदनामी करन दी, अड़े रहे खड़े रहे। पंजाब असेंबली ने मैंने रेजोल्यूशन ले आके यूनानिमसली पास करवा के हमने गवर्नर को दे के आए थे कानूनों के खिलाफ। तो फैक्ट तो ये है, और अब कहने को कोई भी क्रेडिट ले ले, कोई भी बोल ले, फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उनकी गवर्नमेंट ने किया है, और हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने किया है। हालांकि विपक्ष को अब भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है, जिसका हिंट किसान नेता भी दे रहे हैं। वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी का मुद्दा, जिसको लेकर किसान संगठन आंदोलन को आगे भी खींचने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुए हैं, तो भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में MSP को और ज्यादा कारगर प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी के गठन का भी ऐलान किया। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तो होंगे ही, साथ ही किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ भी होंगे। कृषि कानूनों के फायदे समझाने में नाकाम रहने के बाद अब कृषि मंत्री किसानों को मोदी सरकार के फायदे समझा रहे हैं। वर्षों से प्रतीक्षा थी MSP को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकारी खरीद को लगभग 2 गुना किया। PM किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई। 1,62,000 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से किसानों की जेब में पहुंचाने का काम किया। पीएम मोदी ने कृषि कानून को वापस लेकर विपक्षी दलों के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। अब अगर किसान आंदोलन जारी भी रहता है तो उसका असर सीमित हो जाएगा। सरकार जनता तक ये संदेश देने में कामयाब हो जाएगी कि इस पर अब सिर्फ राजनीति हो रही है। आज तक ब्यूरो।